अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आसिफ अली जरदारी को 3 ऑप्शन दे दिए गए हैं और ईद के बाद बड़ी कुर्बानी हो सकती है, इसीलिए अब बिलावल भुट्टो जरदारी चीखते हुए नजर आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची में जो तकरीर की है वो डायरेक्टली बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट से मुखातिब थे। कराची के अंदर बड़ी तब्दीली की अफवाहें थी, खबरें थी कि 28वीं तरमीम आएगी तो कराची के हवाले से कोई बड़ा फैसला हो सकता है। यहां तक कहा गया कि कराची को अलग सूबा बना दिया जाएगा। चंद लोगों ने यह कहा कि कराची जो है वो विफाक के मातहत हो जाएगा, विफाक डायरेक्टली कराची को कंट्रोल करेगा। और अब ये जो हीट है, ये जो शिद्दत, ये तपिश है, वे पीपल्स पार्टी को महसूस होना शुरू हो गई है। इसीलिए गुज़िश्ता रोज शारे भुट्टो का जो इफ्तिताह किया गया और इस इफ्तिताह के मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो तकरीर की है वो बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट से मुखातिब थे। वो इस्टेब्लिशमेंट जो कि चाहती है कि जल्द से जल्द 28वीं तरमीम को मंजूर करवा लिया जाए। 10 अहम नुकात हैं, 10 अहम तरमीम है जो 28वीं तरमीम में शामिल होने वाली है। वो कौन सी 10 तरमीम है वो आगे मैं आप दोस्तों के सामने रखूंगा, लेकिन पहले ये जान लीजिए जो 28वीं तरमीम का शोर है उससे कराची में जो रहने वाले हैं वो खुश हैं। क्योंकि कराची में रहने वाले जितने मेरे दोस्त ये वीडियो देखते हैं, बहुत से उनमें से नीचे कमेंट करके कहते हैं कि कराची को अलग कर देना चाहिए, कराची को सूबा बना देना चाहिए, कराची को विफाक के मातहत कर देना चाहिए। उसकी वजह यह है कि गुज़िश्ता 18 सालों में जो पीपल्स पार्टी ने कराची के साथ किया है, अब शारे भुट्टो का इफ्तिताह करके उन 18 साल के जख्म जो है उन पर मरहम रखने की बिलावल भुट्टो ने कोशिश की है। लेकिन दोस्तों, ये मरहम जो है वो कराची वाले इसी तरह बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं, क्योंकि लातादाद ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, 18 के करीब प्रोजेक्ट्स मैं आपको गिनवा सकता हूं इन 18 सालों में पीपल्स पार्टी के, जिनके बारे में कहा गया, जिनको शुरू करने की कोशिश की गई, जिनके लिए कर्ज लिया गया, वो कर्ज लिया गया जो कि कराची के अवाम के जेब से उसकी अदायगी होगी, लेकिन वो मंसूबे पूरे नहीं हो सके। ये लिस्ट आपको 18 प्रोजेक्ट्स की नजर आ रही है, उनमें से चंद एक प्रोजेक्ट होंगे जिनमें शारे भुट्टो भी शामिल है, जिसके बारे में यह दावा किया जा रहा है पीपल्स पार्टी की जानिब से कि कराची वालों की जिंदगी जो है वो आसान हो जाएगी। लेकिन अगर इस आप शारे भुट्टो को देखिए, ये जो कराची का डीएचए है वहां से ये शुरू होता है और जो हाईवे पे बहरिया टाउन और डीएचए है वहां पर जाके ये खत्म हो जाता है। यानी ये कराची वालों के लिए नहीं बल्कि डीएचए वालों के लिए ये शारे भुट्टो बनाया गया है। वजीर आला सिंध की जानिब से बताया गया तकरीबन 25,000 जो गाड़ियां हैं रोजाना की बुनियाद पे इससे सफर करेंगी, और ये वही गाड़ियां होंगी जो कराची के अंदर नहीं बल्कि कराची से बाहर जाएंगी। यानी शारे भुट्टो कराची से बाहर जाने का रास्ता है, कराची के अंदर का रास्ता नहीं है। इसको बड़ा गेम चेंजर बना के पेश किया जा रहा है। और अगर इसकी आप लागत देखें, 55 अरब रुपए इस पर लागत आई है, इस पर जो कॉस्ट आई है, और ये 39 किलोमीटर का पूरा शारे भुट्टो जिसका इफ्तिताह किया गया। यानी अगर आप इस 55 अरब रुपए को तकसीम करें तो 1 किलोमीटर पर तकरीबन 1.5 अरब रुपए जो है वो लागत आई है। ये कराची वालों की जेब से अदायगी हुई है, जिसको शारे भुट्टो का नाम दे दिया गया है। बाकायदा बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में कहा गया, जो आप रसीद देखें जिसपे शारे भुट्टो पे टूल टैक्स जो लिया जा रहा है, तकरीबन 200 रुपए का टैक्स लिया जा रहा है, और उस पर जो जुल्फिकार अली भुट्टो हैं उनकी तस्वीर आविजा की गई है, चस्पा की गई है। मेरा ख्याल है कि इस तस्वीर को तो फिल फॉर हटा देना चाहिए, क्योंकि ये जो रसीद है ये डस्टबिन में जानी है, गार्बेज में जानी है। और बिलावल जो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब हैं वो ये डिजर्व नहीं करते कि उनकी जो तस्वीर लगा हुआ टूल टैक्स की जो रसीद है उसको कचरे के डब्बे में, कूड़ेदान में डाल दिया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली उसको कूड़ेदान में डाल देना चाहिए। तो मेरी ये तजवीज है बिलावल भुट्टो को कि अपने नाना की जो तौहीन है वो इस तरह ना करें। पहले ही जो जुल्फिकार अली भुट्टो का नाम है उसको आपने इस्तेमाल किया अपनी सियासत के लिए, जिए भुट्टो का नारा लगा के। और गुज़िश्ता रोज जो बिलावल भुट्टो ने तकरीर की है उस तकरीर में उन्होंने कहा कि कराची का मुकाबला यूनाइटेड अरब एमिरेट जो मुत्तहिदा अरब इमारात है उसके साथ है। बिलावल भुट्टो ने कहा मेरी जो परवरिश है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट में हुई है, मुत्तहिदा अरब इमारात में हुई है, मैंने उसको बनते हुए देखा है, और अब कराची को हम मुत्तहिदा अरब इमारात जैसा शहर बनाएंगे। हालांकि ये वही पीपल्स पार्टी है जिनके रहनुमाओं की, जिनके सियासतदानों की, जिनके आला जो करता धरता है, उनकी जायदादें, उनका पैसा यूएई के अंदर, दुबई के अंदर जो प्रॉपर्टीज है वहां पर लगा हुआ है, वहां की जो प्रॉपर्टी का पैसा है वो आप यहाँ ले आइए, तो फिर जो है वो ये मुत्तहिदा अरब इमारात भी बन जाएगा, दुबई भी बन जाएगा, कराची। अब मामला ये हुआ है कि जो 3 ऑप्शन है वो दे दिए गए हैं पीपल्स पार्टी को, या यूं कह लीजिए आसिफ अली जरदारी को। आसिफ अली जरदारी जो है उनको लाइफ टाइम इम्यूनिटी दे दी गई। यानी गुज़िश्ता जो 27वीं तरमीम हुई उसमें कहा गया कि जो सदर पाकिस्तान होगा वो लाइफ टाइम इम्यून होगा। वैसे जो सदर पाकिस्तान होता था, जब तक वो सदर रहता था उसके खिलाफ केसेस नहीं चलते थे। अगर आपको थोड़ा मैं बैकग्राउंड में लेके जाऊं,
2009-10 का अगर आपको याद करें, इफ्तिखार चौधरी चीफ जस्टिस हुआ करते थे और आसिफ अली जरदारी के खिलाफ स्विस केसेस चल रहे थे। कहा जा रहा था कि स्विस अकाउंट में जो जरदारी का पैसा है उसको पाकिस्तान वापस लाया जाए, खत नहीं लिखा जा रहा था और आसिफ अली जरदारी ने क्लेम किया था कि मुझे इम्यूनिटी हासिल है, यानी मुझे इस्तिस्ना हासिल है, अगर आपको याद हो आर्टिकल 248 के तहत, जो कि आइन का आर्टिकल है। 27वीं तरमीम में यह किया गया कि जो वो सदर पाकिस्तान है उसको लाइफ टाइम इम्यूनिटी दे दी गई, यानी वो सदर से ओहदे से जाने के बाद भी उसे इस्तिस्ना रहेगा। क्योंकि हमारे रियासती इदारों को यह लगता था कि जो जरदारी बार बार सदर बन जाता है, इसकी वजह यह है कि ये चाहता है कि इसकी पकड़ ना हो, ये सदर रहे। क्योंकि जब ये सदर नहीं था, इमरान खान के दौरे हुकूमत में आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार भी किया गया, मुकदमात भी चले, उस वक्त इसको इम्यूनिटी हासिल नहीं थी। लिहाजा रियासती इदारों को लगा कि जरदारी साहब को ये इम्यूनिटी लाइफ टाइम दे दी जाए, उनकी बचत हो जाए, वो इसीलिए दूसरी बार सदर बन गए हैं। लिहाजा उनको कहा जाएगा अब आप इस्तीफा दे दीजिए, आपको अब इम्यूनिटी है, इस्तिस्ना है। लेकिन और उसके बाद का जो मंसूबा था वो जो सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वो पाकिस्तान में नाफिज करना था। अब जरदारी को 3 ऑप्शन दे दिए गए हैं जिसकी बाज़गश्त हो रही है और ईद के बाद उस पर बड़ा अमल दरामद हो सकता है। 21 मई कहा जा रहा था कि 21 मई को 28वीं तरमीम लाई जाएगी, उसको मंजूर करवा लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह पीपल्स पार्टी ने रेजिस्ट किया, पीपल्स पार्टी ने इसमें रखना डाला, रुकावट खड़ी करने की कोशिश की, लिहाजा अब ये जो मामला है ये ईद के बाद तक लेकर गया है। और इस दौरान जो जरदारी है, आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी है, वो ब्लैकमेलिंग करेंगे, अपने जो डिमांड्स है उनको मनवाने की कोशिश करेंगे। अब जो 3 ऑप्शन दे दिए गए हैं जरदारी को, 3 ऑप्शन बल्कि जरदारी साहब के पास हैं, वो क्या है? पहला ऑप्शन है कि भाई आप कुर्बानी दे दें, आप कुर्बानी दें, आप जो है वो जो मांगा जा रहा है वो दे दें, जो रियासती इदारे मांग रहे हैं वो दे दें, कराची को विफाक के हवाले करना हो, दीगर जो एनएफसी के मामलात हो वो आप रियासत के साथ अलाइन हो और आप दे दें। दूसरा जो ऑप्शन है वो है चित्रोल, जो कि पीपल्स पार्टी को टीजर दिखाया गया, पिंकी का केस सामने आया, टीजर पीपल्स पार्टी को दिखा दिया गया, नैब ने फाइलें खुलना शुरू कर दी, ये टीजर पीपल्स पार्टी को दिखा दिया गया, मलिक रियाज के खिलाफ कार्रवाई हुई, ये टीजर पीपल्स पार्टी को दिखा दिया गया कि देखिए छतरोल होगी, इस कैसे होगी, इसका टीजर आप देख लीजिए। तो नहीं, दूसरा जो ऑप्शन पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब के पास है वो है छतरोल। तीसरा जो ऑप्शन है वो है कुर्बानी और छतरोल दोनों, यानी कुर्बानी भी दे दी जाए और साथ छतरोल भी खाई जाए। ये ऑप्शन भी पीपल्स पार्टी के पास है और पीपल्स पार्टी को या जरदारी साहब को ये बताया गया है। तो अब जो कह लीजिए ईद के बाद ये बड़े फैसले होने वाले हैं और खास तौर पे जो कराची का मुकदमा है, कराची का जो फैसला है, जो कराची का रहने वाला है दोस्तों, वो यहाँ का दर्द, यहाँ का गम, यहाँ का दुख बखूबी उसका महसूस कर सकता है, उसका अंदाजा लगा सकता है। अब इससे अंदाजा कीजिए, कराची वाले का जो बिल आता है ना, के इलेक्ट्रिक का जो बिल आता है, उसमें कराची वाले को क्या क्या देना पड़ता है। कराची वाले को जो है वो जीएसटी देना पड़ता है, फिर उसको डीटी टैक्स देना पड़ता है, टीवी फीस देनी पड़ती है, फ्यूल एडजस्टमेंट देना पड़ता है, फिर सरचार्जेस देना पड़ता है कराची वाले को अपने जो बिल है उसमें। फिर कराची वाला जो पेट्रोल डलवाता है अपनी बाइक में, 400 रुपए लीटर वो पेट्रोल डलवाता है, जिसमें 108 रुपए जो पेट्रोलियम लेवी जो टैक्स है विफाक वो उससे ले लेता है। फिर जब वो पेट्रोल डलवा के बाजार से अपना घर का सौदा सलब लेने जाता है कराची वाला, तो वो जो सामान लेता है बाजार से, चाहे वो चीनी ले, मसाले ले, चावल ले, घर का जो सामान है वो ले, खाने पीने का ग्रोसरी जो है, उस पर वो 18% जीएसटी अदा करता है कराची वाला। बल्कि पूरे मुल्क वाले जो दीगर लोग हैं वो भी अदा करते हैं, लेकिन कराची वाले जो है वो उन पर जुल्म की इंतहा मैं आपको बता रहा हूं। फिर जो तनख्वाह वो बैंक से निकालने जाता है, कराची वाला जब अपनी तनख्वाह बैंक से निकालने जाता है तो एटीएम, जो बैंक का एटीएम होता है, वो उसकी वीडियो बना लेता है। वहां पे जब उसको लुटेरे लूटने के लिए आते हैं, लेकिन उस वीडियो को होते हुए भी, उस लूटने की जो वीडियो होती है, कराची वाले को जब लूटा जाता है एटीएम के बाहर, उसकी जो लूटने की फुटेज होती है उससे चोरों को नहीं पकड़ा जाता। लेकिन कराची वाला जब रॉन्ग वे जाता है सड़क पे, तो जो ई चालान के कैमरे हैं, वो जो चालान की रसीद होती है वो उसके घर भिजवा देते हैं कि रॉन्ग वे जाने पे 25,000 और हेलमेट ना पहनने पे जो 5,000 का टैक्स है, ई चालान है, वो आपको जमा करवाना है। अब रॉन्ग वे कराची वाला क्यों जाता है? वो एक तो यहाँ की सड़कें नहीं है, पहली बात। फिर यहाँ पे जो अपना जो फ्यूल कॉस्ट है वो कराची वाला बचाना है, क्योंकि यहाँ पे यू टर्न्स नहीं है। कह ली मैंने सड़क आपको बताया, सड़क प्रॉपर नहीं है, सिग्नल्स प्रॉपर नहीं है, लिहाजा कराची वाला ये करता है। लाहौर में आपको नजर नहीं आएगा, लाहौर में कुशादा सड़कें भी है, बड़ी सड़कें भी है, निजाम भी बड़ा बेहतरीन है, जबरदस्त है, लिहाजा ये मामला है। फिर आप देखिए जो कराची वाला है, वो जो पानी है, बूंद बूंद के लिए कराची वाला पानी के लिए तरसता है, वो टैंकर से अपना पानी डलवाता है और वही जो टैंकर होता है वो कराची वाले को कुचल देता है और उसकी जिंदगी की कोई कदर नहीं होती, उसको इंसाफ नहीं मिलता। फिर बारिशें होती हैं तो गटर के ढक्कन खुले हुए होते हैं, वहां पे जो कराची वाले के बच्चे होते हैं वो जाके गिर जाते हैं, फिर वो
दुआइयां दे रहा होता है सिंध हुकूमत को, मेयर कराची को और पीपल्स पार्टी को, उसका पुरसाने हाल कोई नहीं होता। ये कराची का जो दोस्तों मंजर है। लेकिन मामला ये है कि जो सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी है, दावे ये कर रही है कि हमने शारे भुट्टो खोल दिया है। मैंने आपको बताया शारे भुट्टो किसके लिए, डीएचए से आप चढ़ना है, कराची वाला जो डीएचए एक क्लिफ्टन वाला इलाका है, और आपने जो हाईवे पे बहरिया टाउन और डीएचए है वहां पे आपने उतर जाना है। अब जो कराची के बड़े प्रोजेक्ट्स है, जो मैंने आपको लिस्ट दिखाई है, उसमें ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपने खबरों में बार बार सुने होंगे। आपने सुना होगा K4 का मंसूबा, बार बार ये पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं 2009 से, यानी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है 2008 में, 2009 से ये K4 का मंसूबा, इसकी खबरें आ रही हैं, इसकी बातें हो रही हैं, इस पे अमल दरामद नहीं हो रहा। कहा जाता है K4 के मंसूबे पर अमल हुआ तो कराची की जितने भी पानी के मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे, लेकिन ये मंसूबा पूरा नहीं हो रहा। फिर आपने सर्कुलर रेलवे, इसकी बातकश बार बार सुनी होगी टीवी चैनल्स पे, खबरों में, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में, अदालतों में, लेकिन ये कराची सर्कुलर रेलवे जो है वो बन के नहीं दे रही। दहाइयों से ये मंसूबा जो है वो जेर तामीर है। फिर BRT ग्रीन लाइन विफाक ने शुरू की थी 2014 में, उसके बाद कराची की जो सिंध हुकूमत है उसने इसमें रोले डाले, बसें जो मंगवानी थी वो नहीं मंगवाई, और ये काम अभी तक रुका हुआ है। इसके अलावा दीगर कई मंसूबे हैं कराची के अंदर। आप जो सिंध हुकूमत ने ब्रेड लाइन, येलो लाइन, दीगर जो मंसूबे शुरू किए वो आज तक पूरे नहीं हुए। यूनिवर्सिटी रोड का हाल मैं बार बार आपको बता चुका हूं, वहां जो हालात हैं वो जाके आप देख सकते हैं। फिर इन्होंने करीमाबाद का एक अंडरपास बना दिया चंद किलोमीटर का, उस पे ये कहते रहे कि हमें वावा दी जाए, हमें दाद दी जाए, हालांकि उसके आगे और पीछे जो रोड के हालात हैं वो कराची वाला और वहां के जो रोज के आने जाने वाले लोग हैं वो उसको बेहतर तरीके से जान सकते हैं। अब इसीलिए रियासत ने यह फैसला किया कि 28वीं तरमीम लाई जाए, और 18वीं तरमीम से के बाद जो पीपल्स पार्टी ने अपने मजे लगाए हुए थे ना, अब बिलावल भुट्टो जरदारी क्या कह रहा है कि कराची के अंदर डिफेंस प्रोडक्शन हम करेंगे, यानी ऐसे हम जोन्स बनाएंगे जिनमें डिफेंस प्रोडक्शन होगी और यहाँ पे जो दिफाई साजो सामान है उनको बनाया जाएगा। अब इसमें भी पीपल्स पार्टी या जो कह लीजिए यहाँ के कर्ता धर्ता है वो माल बनाएंगे, कमीशन बनाएंगे। अब जो 10 अहम नुकात हैं या 10 अहम तरमीम है जो 28वीं तरमीम में आनी है, उनमें पहला तो एनएफसी है। एनएफसी में जो सूबों का हिस्सा है उसको कम करना या उसको रीडिजाइन करना कि तमाम माल सूबों पे चला जाता है, वो फिर उसका ऑडिट नहीं होता, वो लगता कहाँ है, अवाम की फलाह में लगता नहीं है, और गालियां विफाकी हुकूमत को खानी पड़ रही होती हैं, बोझ उठाना पड़ रहा होता है। फिर लोकल गवर्नमेंट का जो निजाम है कहा जा रहा है उसको विफाक के मातहत कर दिया जाएगा, यानी डायरेक्टली विफाक जो सूबों की लोकल गवर्नमेंट है उनको हैंडल करेगा। ये एक तजवीज है जो कि 28वीं तरमीम में। फिर कराची और ग्वादर जो है उसको विफाक के मातहत कर दिया जाए, उनको फेडरल टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया जाए। फिर जो ऑल पाकिस्तान सिविल सर्विस है एक ये तश्कील दी जाए, ये जो सिंध के अंदर और सूबों के अंदर जो सिविल सर्विसेज होती हैं सूबाई, उनको खत्म कर दिया जाए और ऑल पाकिस्तान सिविल सर्विस हो, यानी यकसा तौर पे विफाक के मातहत ये तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो हो। फिर सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, इसकी बात हो रही है कि एक सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है उसको नाफिज कर दिया जाए। इस हवाले से ये बातें होती रही कि जो सदर पाकिस्तान हो वो वर्दी में हो, यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सदर पाकिस्तान बना दिया जाए। फिर वोटर की जो उम्र है उसके हवाले से राना सनाउल्लाह कह चुके थे कि 18 साल से उसको 25 साल कर दिया जाए, ये भी एक तरमीम शामिल हो सकती है। फिर नए जो सूबे बनाने हैं उसके हवाले से बातगश्त है कि नए सूबे पूरे जो जितने भी हैं पाकिस्तान के जो सूबे हैं, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध, वहां पर बना दिए जाएं। फिर जो गवर्नर राज लगाना है उसके लिए मर्जी चाहिए होती है सूबाई असेंबली की, और गवर्नर राज के लिए डायरेक्टली जो मामला हो वो चला जाए आईनी अदालत में, यानी किसी सूबे में गवर्नर राज लगाना है तो आईनी अदालत ये फैसला करे कि जो गवर्नर राज है वो वफाकी हुकूमत लगाएगी। फिर हेल्थ, एजुकेशन और पॉपुलेशन, यानी कि सेहत, तालीम और आबादी के जो महकमे हैं वो विफाक के हवाले कर दिए जाएं, ये 28वीं तरमीम में है। और उसके साथ साथ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल हो, यानी माहिरीन पर मुश्तमिल जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको लाया जाए ताकि जो मुल्की मसाइल हैं वो माहिरीन जो है वो उनको हल कर सकें। ये वो तजावीज़ हैं, जो मामलात हैं जो 28वीं तरमीम के हवाले से ज़ेरे गौर हैं। इनमें कितनी तजावीज़ पर अमल दरामद होता है, ईद के बाद कहा जा रहा है कि इस पर बड़ा फाइनल जो कह लीजिए शो डाउन है वो शुरू हो जाएगा। अब देखना है ईद के बाद जो पीपल्स पार्टी है, आसिफ अली जरदारी है, वो क्या कार्ड्स खेलते हैं, अपने सियासी कार्ड्स खेलते हैं, और जो इस्टेब्लिशमेंट चाह रही है, जो अनफिनिश एजेंडा था 26वीं और 27वीं तरमीम में, क्या वो हमारे रियासती इदारे 28वीं तरमीम में पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करके साथ घंटी का निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान
जिंदाबाद।